हेलो बच्चों, वेलकम टू दी प्रोफेसर जेंसी। बच्चों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की एक सीरीज के साथ। एनसीईआरटी का ही टॉपिक है और एनसीईआरटी का ही वर्ड टू वर्ड लिया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो भैया आज हम करेंगे विद क्वेश्चंस, क्योंकि भैया बिना क्वेश्चंस के आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या समझ में आया है। तो करते हैं शुरू। तो भैया एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहना, ना मजा आए तो बताना। तो भैया हम करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। तो भैया सिंपल सी बात लिखी गई है, दो प्रोसेस होती हैं ब्रीथिंग के अंदर। इंस्पायरेशन, हवा को अंदर लेना, कौन सी हवा को? एटमॉस्फेरिक हवा को अंदर लेना। एक्सपायरेशन, अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकालना। तो भैया पहली लाइन के अंदर यही लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एनसीईआरटी से आप वर्ड टू वर्ड मैच कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें भी कुछ नहीं लिखा होगा। The movement of an air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. तो भैया क्या 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 कह रहा है एनसीईआरटी हमारे पास? जो ये हवा अंदर आती है या बाहर जाती है, इसके पीछे एक ही कारण है, क्या? प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? इनके अंदर फर्क, कि प्रेशर के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से जो है एयर मूव कर रही है। एक बात याद रखना, एयर हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव करती है, चाहे वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों ना हो। अगर आप कहते हो लू चलती है जो गर्मियों में, वो भी किसकी वजह से चलती है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से चलती है। तो चलते हैं हम अपने अगली लाइन की तरफ। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? और इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जाम्पल, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भैया उसने एक बात बोली है, पहली बात तो देखना यहां पर इंट्रापल्मोनरी, पहली बात तो इंट्रा वर्ड आएगा तो मतलब क्या आएगा? लंग्स के बीच में जब क्या होगा? प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया कहां पर? लंग्स में। अब एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर भैया बिल्कुल सेम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कभी नहीं बदलेगा। अगर लंग्स में प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, तो हवा बाहर से अंदर आएगी, उसको बोलेंगे हम इंस्पायरेशन। तो भैया ये वीडियोस उन बच्चों के लिए भी है जो रात को 10 मिनट सिर्फ सुनेंगे, उनको भी भाई बहुत भला होगा। तो चलते हैं हम आगे। इस लाइन में भी मेरे भाई और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट लाइन की तरफ। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अरे भैया जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा बाहर जाएगी। क्या होगा? हवा बाहर जाएगी। तो भैया यही पढ़ेंगे। अब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया कहां से? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं अपना नेक्स्ट पेज शुरू। उसमें क्या था हमारे पास? द डायाफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। अब देखो भैया क्या दे रखा है इसके अंदर, दो टाइप की मसल दे रखी है, याद रखना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल। मैं आपको बता भी देता हूं इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल कौन सी होती है। ये जो बाहर की तरफ होती हैं ये इस डायरेक्शन में होती है, और इंटरनल कोस्टल मसल इस डायरेक्शन में होती है। तो जो अंदर की तरफ है उसको इंटरनल कोस्टल मसल बोला है, और ये रिब्स के बीच में होती हैं, इनकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। एक और चीज होती है इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। जितने भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, हर एक के ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो भी कराऊंगा, बस लास्ट तक इसको बेटा वीडियो को देखना। तो चलते हैं हम अपने अगले लाइन की तरफ। अब प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट होगी। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एन थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अच्छा, अब एक मैं आपको इसमें बात बताता हूं, तो होगा क्या? देखो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये भी क्या होंगी हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब इनके साथ साथ जो डायाफ्राम है वो भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सबने कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? जैसे ये देखो, ये मेरा चेस्ट है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे की तरफ खींचेंगी। अब आगे की तरफ खींचेंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भैया प्रेशर को कम होना ही पड़ेगा। अब याद सुनो मेरी, समझो इस बात को, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रेशर को कम होना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? अब अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर तो वही सेम है, तो इसीलिए क्या होगा हमारे पास? एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। तो इसको बोलते हैं हम इंस्पायरेशन। तो भैया चलते हैं हम अपनी अगली लाइन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज याद रखना, इंटरनल कोस्टल मसल भी फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ।
हो क्या रहा है, ये देखना, थोरेसिक चैम्बर के एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये देखो, ये रहा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये है हमारे पास आगे से और पीछे तक की जो एक्सिस है, ये पूरी कैविटी, ये क्या, इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे उसका खुल रहा है, बेसिकली वो खुल रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर एयर की जगह बन रही है भाई, और कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल सिंपल सी फिजिक्स है जो आप डेली अपने घर में देखते होगे। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल, ये वही बात दे रखी है। अब ये क्या करेंगे, रिब को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल लिफ्ट दी, अब रिब क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, एंड स्टर्नम भी क्या करेगा, हमारे पास स्टर्नम जो होता है हमारे पास, ये होती है हमारे पास रिब की बोन होती है, जो बीच में बोन होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, वो भी क्या करेगी मेरे भाई, ऊपर आएगी। इसकी वजह से क्या होगा भैया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एयर के पास रास्ता ही नहीं अंदर जाने के लिए, तो एयर अंदर जाएगी, कहां से जाएगी, नोस्ट्रल के होते हुए हमारे लंग्स तक जाएगी हमारे पास। इंक्रीज इन दी ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल का मतलब है डोर्सो पीछे से और आगे से, वेंट्रल का मतलब होता है आगे वाला पार्ट, तो भैया डोर्सो वेंट्रल बोलो या वो कौन सा था हमारे पास, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, वो भी एक ही बात है, बस फर्क क्या है, दोनों का नाम अलग लिखा हुआ है। तो डोर्सो वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एक ही बात है हमारे पास। तो चलते हैं हम अपने अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन हमें क्या कहती है हमारे पास, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कोजिंग ए सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो भैया पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर क्या आया, इंक्रीज आया, और एज इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, और अच्छा एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन द प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहां से प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा, हमारे पास एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई एयर एंटर कहां पकड़ेगी, हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी हमारे पास। तो बस इसके अंदर यही दे रखा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस के अंदर, जब हमारे पास क्या होगा, अब डायाफ्राम भी रिलैक्स करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल भी क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। रिलैक्स स्टेट के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखो होता क्या है, ये है मेरे पास लंग्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में चलेगी, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ, एयर के पास जगह मिल गई ना भाई आने के लिए, जब कोई जगह होगी तभी तो एयर अंदर एंटर करेगी। तो भैया ये लास्ट पैराग्राफ मुझे क्या कहता है, रिलैक्सेशन ऑफ ए डायाफ्राम and internal coastal matter returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume thereby pulmonary volume। तो भैया क्या होगा, thoracic volume डिक्रीज होगा, अपनी उस सेम लेवल पे आ जाएगा, पल्मोनरी भी सेम लेवल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पूरे लंग्स की कैपेसिटी वापस उस लेवल तक आ जाएगी। और क्या होगा मेरे भाई, वही जो हमें एक्सपेक्टेड था। तो भैया अब एयर जो है वो बाहर जाएगी हमारे पास। तो चलते हैं, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब क्या होगा, देखो भैया वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, कहां से, अब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ चुका है, किससे ज्यादा हुआ है, एटमॉस्फेयर से। तो उसमें होगा क्या, अबव द स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स टू द, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो भैया एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्शन, इसको याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, इंस्पायरेशन होगा, बस भैया पूरे दोनों पैराग्राफ का समरी यही है। बस उसके बाद अगर रिलैक्स होगा हमारे पास, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपायरेशन होगा, बस और कुछ था ही नहीं। लेकिन आपको बताना जरूरी था, इसलिए मेरे बच्चे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया। अब हम इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे आपको क्वेश्चंस भी कराने हैं। वी हैव the ability to increase the strength of an inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times a minute. The volume of an air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer, which help in the clinical assessment of the pulmonary function. तो भैया इसमें दो बातें हमें समझ में आई हैं। एक तो अगर मुझे ज्यादा, ये भैया मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, अगर मुझे और ऑक्सीजन को या एयर को अपनी लंग्स में भरना है तो मैं एब्डोमिनल मसल, मतलब अपनी पेट की मसल्स का यूज करूंगा। अगर आपने देखा होगा जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा स्टमक या एब्डोमन स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि वहां की भी मसल्स क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है। याद रखना, एब्डोमन मसल्स भी क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। और एनसीईआरटी के हिसाब से 12 से 16 मिनट्स क्या है हमारा ब्रीथिंग रेट होता है पर मिनट का। उसके बाद रेस्पायरोमीटर क्या करता है, हेल्प करता है कि भैया कोई बीमारी तो नहीं है क्या, हम कि हमारी ऑक्सीजन लेवल, सॉरी हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, कितनी वॉल्यूम को हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं मेरे भाई। अगर किसी के पास कोई क्रोनिक तंबाकू लेता है या फिर कोई क्रोनिक स्मोकर है तो उसके अंदर क्या होता है, तार जम जाता है, उनकी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी जितने भी लंग्स की कैपेसिटी है बेसिकली वो रिड्यूस हो जाती है। तो वहां से हम इसको आइडिया लगाया जा सकता है। इसीलिए यहां पर बोला स्पायरोमीटर हमें वॉल्यूम बताता है कि हमने कितना लिया और उससे हम क्या करते हैं, इसका आइडिया लगाते हैं।
कि भाई पर्सन की क्या हेल्थ कैसी है हमारे पास। तो चलो अब तक जितना भी हमने पढ़ा ना, अब इसके करेंगे क्वेश्चंस। पे से जो बना हुआ है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द टू स्टेज, क्या होता है भैया, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसका आंसर भी मेरे भाई यहां पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। हर एक भैया पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन बना रखे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एनसीईआरटी से रह जाए। और दूसरा क्वेश्चन फटाफट आप करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। इंस्पायरेशन अकर व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन दी, इंस्पायरेशन कब होगा, जब अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लेसर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ साथ चेक भी करते जाओ कि क्या आपके आंसर ठीक आ रहे हैं, क्या गड़बड़ आ रही है। और अगर कुछ डाउट है तो भैया कमेंट में करो, भैया ये चीज आप दोबारा करा दीजिए। एक्सपायरेशन टेक प्लेस, एक्सपायरेशन कब होगा, जब अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो भैया बाहर हवा निकलेगी, समझो इस बात को। तो कब होगा, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो भैया एटमॉस्फेयर में जाएंगे हम, ग्रेडियंट ज्यादा हो गया ना। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मसल्स रिलैक्स कर जाती है, ठीक है, तीनों मसल्स रिलैक्स कर जाती है, डायाफ्राम भी रिलैक्स कर जाता है हमारे पास, और इंटरकोस्टल मसल्स भी और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स भी हमारे पास। विच मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टू इनिशिएट द इंस्पायरेशन, तो कौन सी मसल होती है भैया हमारे पास, इंटरनल कोस्टल मसल्स, जो सॉरी यहां पर आएगा डायाफ्राम। डायाफ्राम से भाई मेरे पास हमारे पास स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, इंस्पायरेशन स्टार्ट होता है, याद रखना डायाफ्राम आएगा एज पर दी एनसीईआरटी। इसीलिए भैया हम कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। देखो इंटरनल कोस्टल मसल्स भी बहुत सारे बच्चे करके आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन भैया तभी तो मैंने कराया, एनसीईआरटी क्या कहती है, डायाफ्राम। आंसर भी देख लो मेरे भाई, यही करके जाओ एग्जाम के अंदर, मई में गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई। इसमें से आपका मैं कह रहा हूं 360 में से ना एटलीस्ट 340 का तो यहीं से आने वाला है। अब कहोगे सर एक मल्टीप्लाई नहीं होता, अरे भाई साहब 342 का तो चलते हैं हम आगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कोजिंग, अब कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल कोस्टल मसल का मतलब क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही तो वो अपवर्ड मूव करेंगे, याद रखना भैया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ऐसे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनमें क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगी हमारे पास। तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड, बी ऑप्शन। देख लो यार, मैं भी गलत ना करा दूं तुम्हें, तो भैया साथ साथ आंसर भी चेक करते हैं ना। ड्यूरिंग एन इंस्पायरेशन, अब इंस्पायरेशन जा रही है हमारे पास कहां पर, एयर लंग्स में जा रही है, लंग्स में जा रही है तो क्या हो रहा है मेरे भाई, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पल्मोनरी वॉल्यूम मेरे भाई हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ेगी भाई वो मेरे, ठीक है। अरे भैया अगर कम होता तो वो बाहर आती, क्योंकि ज्यादा है तो प्रेशर कम है, तभी तो एयर अंदर आ रही है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लंग वॉल्यूम, तो स्पायरोमीटर, ठीक है। और स्पेग्नोमैनोमीटर भी आप बताओगे किस लिए यूज होता है, आपने पढ़ी रखा होगा। तो भैया हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 12 to 16। भैया यहां तक के सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो गए। अगर आप चाहते हो कि भैया एजर्शन रीजन भी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी पीडीएफ ले जाइए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। थैंक यू।